अपना टॉपिक चल रहा है भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश में हम पढ़ रहे हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये वार्तालाप कैसे कम नहीं हुआ भाई आपका? हाँ, पहला भौतिक प्रदेश हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं उस प्रदेश का नाम क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो अपना कौन सा हम पढ़ रहे हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की चर्चा करेंगे इस क्लास में। और थोड़ी सी हमने कल ली थी जानकारी, वो कल कौन सी जानकारी ली थी बोलो? कौन सी ली थी? विशेषता। किसकी विशेषता? हाँ, कल ही प्रारंभ कर लिया था हमने क्या कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को गुरुजी थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था। इसमें क्या क्या जाना था हमने? कल वाली लास्ट क्लास हुई थी उसमें कि इसके उपनाम को लेकर हमने पढ़ लिया था। उपनाम के बाद ये भी देख लिया था कि यह आपका जो अवशेष है, अवशेष किसका माना जाता है? तैथिस सागर का। किसका अवशेष है? तैथिस सागर का। और उसके बाद हमने कुछ इस प्रदेश की विशेषताओं की बातें की थी। ठीक है, इससे आगे चलते हैं हम। इससे आगे हम बात करें इसके सामान्य परिचय को लेकर। किसको लेकर? सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में आपको याद रखना है कि गुरुजी सामान्य परिचय में क्या क्या याद रखना है। तो अगली बात क्या हो जाएगी आपकी? सामान्य परिचय। तो अगला अपना आ जाएगी हेडिंग कौन सी? सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय लिखिएगा आप। सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हमें क्या क्या जानना, उन बातों को सुनिएगा। थोड़ी सी हम जानकारी तो उधर ले ही चुके हैं। क्या जानकारी ले चुके हैं कि गुरुजी इसके हमने क्षेत्रफल के बारे में देख लिया, जनसंख्या के बारे में देख लिया, और जलवायु के बारे में भी देख लिया हमने, मृदा के बारे में भी देख लिया, जलवायु के बारे में भी हमने देख लिया था। और इसके अलावा इसका निर्माण भी हमने देख लिया, किस युग में, किस महाकल्प में हो रहा है ना? हाँ, उसमें थोड़ा सा एक बात मैं आपके लिए बता दूं, मैंने आपके लिए लिखाया है जो आपका उत्तर प्लेस्टोसीन काल, और इसके अलावा तुम्हें नियोजोइक युग भी मिल जाए। क्या मिल जाए? नियोजोइक युग। वह भी आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है, आज थोड़ी तबीयत की समस्या गले से हो गई है। हाँ, एक बार बात करते हैं। सॉरी, सबसे पहले मैं बात करता हूं, इसमें एक बिंदु लेते हैं हम, क्षेत्रफल। एक बिंदु क्या लेते हैं? क्षेत्रफल को लेकर। किसको लेकर? क्षेत्रफल के। इसका क्षेत्रफल है क्या? क्षेत्रफल हमें कितना मिलेगा? आपने ये तो बता दिया कि 61.11% मिलेगा, लेकिन वैसे हम वर्ग किलोमीटर में बात करें तो वर्ग किलोमीटर में यह क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो वर्ग किलोमीटर में गुरुजी यह क्षेत्रफल हो जाएगा 1,75,000। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। जो आपका राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आपको मिला? 61.11% मिला। क्लियर है बात? बोलो हाँ। अगली बात आती है जनसंख्या को लेकर। किसको लेकर? अगला पॉइंट है आपका जनसंख्या को लेकर। अगली बात आपको जाननी है, और जनसंख्या के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। जनसंख्या के बारे में आप लोगों को ओनली फॉर कितना याद रखना है कि 40%। कितना? अभी न्यू जनगणना आपकी हुई नहीं है। नहीं, हम लोग भी लिख लेते, वैसे अभी तक परीक्षा में पूछा नहीं गया है।
हम 8 करोड़ का लगभग, किसका 8 करोड़ का लगभग 40% निकाले। 50% कितना हो जाएगा बोलो, 4 करोड़ हो जाएगा 50%, और उसके अलावा 10% बोले तो 80,000 सा लगभग, और कम मान लो तो भाई 4 लाख में, तो 3,20,000 के करीब। लेकिन उन बातों को लिखना कोई शोभा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि गुरुजी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये दोनों बातें सीख ली आपने। इसके बाद मैं बात करूं वनस्पति को लेकर। किसको लेकर? वनस्पति को लेकर। किसको लेकर बात करनी है? वनस्पति को लेकर बात करनी है आपको। तो अगली हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी? वनस्पति। क्या हो जाएगी? वनस्पति। हाँ, आंसर दो मुझे, वनस्पति कैसी मिलेगी? गुरुजी वनस्पति मिलेगी मरुदभिद। कौन सी मिलेगी? मरुदभिद। वनस्पति का क्या नाम हो जाएगा? मरुदभिद। और इसके मैं वैज्ञानिक नाम को लेकर आपसे चर्चा करूं तो वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? जीरोफाइटस। क्या नाम है? जीरोफाइटस। ये मिल जाए आपको, इनमें से ही मिल जाएगा। वैसे ना मिले तो तीसरी भी बात ये मिल जाएगी कि यहाँ पर जो वन है, वनों के प्रकार कैसे हैं भाई साहब? शुष्क कटीले वन। कैसे हैं? शुष्क कटीले वन पाए जाएंगे, जिनमें कौन कौन? जैसे खेजड़ी हुआ आपका, रोड़ा हुआ, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? शुष्क कटीले वन में। किसमें? शुष्क कटीले वन में आते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको, लेकिन इसको ज्यादा याद रखना है कि वनस्पति कौन सी मिलेगी? मरुदभिद मिलेगी। इसको वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? बोलो, जीरोफाइट। अगली बात सुनिए, अगली बात आपको याद रखनी है इसकी लंबाई को लेकर। किसको लेकर? कि लंबाई कितनी मिलेगी? किसकी? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। लंबाई के अलावा आपको और क्या याद रखना है? गुरुजी चौड़ाई याद रखनी है। क्या याद रखना है? चौड़ाई याद रखनी है। और मैं बात करूं आपसे चौड़ाई के अलावा और आपको क्या पॉइंट है कि गुरुजी इसकी हमें समुद्र तल से देखनी है। क्या? ऊंचाई। क्या देखनी है? ऊंचाई देखनी है, औसत ऊंचाई। ठीक है, तो इन तीनों बातों के आंसर जानते हैं हम। किनके? इन तीनों बातों के। मैं लंबाई को लेकर बात करूं तो इसकी लंबाई मिलेगी आपको 640 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी मिलेगी? 300 किलोमीटर, और ऊंचाई कितनी मिलेगी? 300 मीटर। मैं बात करूं आपसे जो आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी लंबाई कितनी है? क्या बात करें हम? लंबाई कितनी है? एक बार इधर ड्रॉ कर लेते हैं। आपका मैं ओनली बनाना चाह रहा हूं मरुस्थल को ही। किसको? मरुस्थल को ही बनाना चाह रहा हूं। यह आपको पार्ट दिख रहा है, किसका पार्ट है ये? मरुस्थल का। किसका? ओनली, पूरा राजस्थान नहीं है, मरुस्थल ही मरुस्थल। हमने देखी इसकी पहले क्या? लंबाई। इसकी पहले हमने क्या देखी? लंबाई। उसके बाद क्या देखी? चौड़ाई। क्या देखी? चौड़ाई। और इसके साथ साथ एक बात और याद कर लो, आपने मैप ड्रॉ कर लिया है तो, कि गुरुजी यह दशा कौन सी है आपकी? यह कौन सी है? यह कौन सी है? यह कौन सी है? मैं आप लोगों से बात करूं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल किस ओर है? ढलान, ढाल। तो ढाल का आप लोग अंदाजा कैसे लगाओगे? गुरुजी नदियों के द्वारा लगा सकते हैं। किसके द्वारा? गुरुजी हमें इस मरुस्थलीय प्रदेश में दो प्रमुख नदियां मिलती हैं। एक का नाम तो गुरुजी घग्गर नदी है। क्या नाम है? घग्गर नदी है। और एक नदी आपको मिलेगी भाई साहब लूणी। कौन सी मिलेगी? लूणी नदी। यही तो मिलती है। अब देखो इनको भाई साहब किधर से किधर आ रही है कि गुरुजी यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आ रही है कि नहीं? बोलो, कोई दिक्कत? तो मैं ढाल को लेकर भी बात करूं तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? ठीक, बोलो। हाँ, तो अगली बात आपको क्या याद रखनी है? ढाल को लेकर याद रखनी है। किसको लेकर? ढाल। ढाल जानते हो? हाँ, तो इसका ढाल है वह आपका किधर हो जाएगा कि गुरुजी उत्तर पूर्व से
दक्षिण पश्चिम की ओर। तो मैं यहाँ लिख दूं, बोलो। अगला पॉइंट क्या याद रखना है आपको? ढाल। क्या याद रखना है? ढाल। इसका ढाल किस ओर हो जाएगा, बोलो? उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। क्लियर है बात, बोलो? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो गया ढाल। और मैं बात करूं इस प्रदेश की प्रमुख नदी को लेकर, अगला पॉइंट क्या है कि इस प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो प्रमुख नदी का आपका आंसर क्या जाएगा कि गुरुजी घग्गर और लूणी है। कौन सी है? घग्गर और लूणी है कि नहीं, बोलो? तो मैंने लिख दिया घग्गर और लूणी। क्लियर है बात, बोलो? मैं आपसे करूं इस प्रदेश का प्रमुख बांध कौन सा? तो इस प्रदेश का प्रमुख बांध कौन सा, बोलो? तो प्रमुख बांध कौन सा हो जाएगा? जवाई बांध। कौन सा? जवाई बांध। क्लियर है बात, बोलो? जवाई बांध कहाँ मिलता है? पाली। कहाँ पर है? इसकी बातें करेंगे बाद में, इसकी विशेषता आगे देखेंगे, विषय वस्तु से नहीं भटकना। तो हमने क्या देख लिया? प्रमुख बांध देख लिया। क्या देख लिया? प्रमुख बांध देख लिया। क्लियर है बात, बोलो? इसके बाद और क्या सीखना हमें इसके बारे में, सामान्य परिचय में? इसके बाद में और क्या सीखना चाहोगे कि गुरुजी लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, और इससे पहले भी आप लोग बातें हमें बता चुके हो, क्यों भाई? और भी तो हम बातें सीख चुके हैं कि नहीं सीखे, बोलो? और मैं इसके अलावा आप लोगों को जानकारी दे दूं। जानकारी में ये याद रखना है आपको कि भारत में लगभग यह 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। सर्वाधिक भाई साहब मिलेगा तो वो राजस्थान में। सर्वाधिक कहां पर? राजस्थान में। कितना? 61.11%। कितना हो जाता है? 61.11% हो जाता है कि नहीं, बोलो? उसके बाद में आपका कौन आ जाता है? उसके बाद में आ जाता है गुजरात। कौन आ जाता है? गुजरात में मैं बात करूं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को लेकर या थार मरुस्थल को लेकर, किसको? थार मरुस्थल को लेकर, तो वहां कितना प्रतिशत है? 13%। कितना? 13%। उसके बाद आपके हरियाणा में, बोलो? 8%। कितना? 8%। और आपका रह गया कौन? पंजाब। सॉरी, पंजाब में 8% और हरियाणा में 6%। इन बातों को लिखाऊं क्या? चलो एक बॉक्स बना के लिख लेते हैं इन बातों को, कोई दिक्कत नहीं है। भारत के संदर्भ में लिख रहे हैं ना? हाँ सुनिए, भारत के क्षेत्रफल में बात कर रहा हूं मैं। किसमें? भारत के क्षेत्रफल में बात कर रहा हूं। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और भारत के कितने राज्य? 4 राज्य। कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं कि नहीं, बोलो? नंबर 1 पर कौन है? राजस्थान। नंबर 1 पर कौन है? राजस्थान। नंबर 2 पर गुजरात। नंबर 2 पर गुजरात। नंबर 3 पर, बोलो? पंजाब। नंबर 3 पर कौन है? और नंबर 4 पर, बोलो? हरियाणा। कौन है? हरियाणा। क्लियर है बात? मैं बात करूं राजस्थान में कितना प्रतिशत फैला है? लगभग 61.11% फैला है कि नहीं, बोलो? मैं बात करूं गुजरात को लेकर, किसको लेकर? गुजरात को लेकर, तो कितना प्रतिशत? 13%। मैं बात करूं पंजाब को लेकर तो 8। हरियाणा बोले तो देखो सारे को जोड़कर कितना हो जाता है आपका? सभी को जोड़ो, 100% होता है कि नहीं, बोलो? हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा? करके देखो इसको, कितना हो रहा है, जोड़ के देखो। क्या हुआ? क्या दिक्कत आई?
नहीं हो रहा गुरुजी ये 100 है ना, कितना हो रहा है 88 के लगभग, कितना हो रहा है 88 के लगभग हो रहा है। इस बात को और सुन लो, मुझे पता था, मैंने जब ही बताया, क्योंकि घर जाके आपके डाउट रहता। सुनो मेरी बात, यह हमने क्षेत्रफल देखा इसका, क्या देखा, क्षेत्रफल देखा। इसमें से आपका जो थार मरुस्थल है, कौन है, थार मरुस्थल है, वह पाकिस्तान में 15% लगभग, कितना, पाकिस्तान में 15, और हमने भारत में तो देख ही लिया कितना, लगभग 85%। कितना है, 85 या 88 आया जो आपका आंसर। क्लियर है बात, बोलो हो गई क्या बात क्लियर है। जो हमने नई बात सीखी, तो पाकिस्तान में लगभग कितना भाई साहब, 15% और भारत में लगभग 85% थार मरुस्थल फैला हुआ है। क्लियर है बात, बोलो हुई क्या। तो लिखो जल्दी से, छापो, छाप लो जल्दी से। छाप लिया क्या, चले आगे, आगे चले। हाँ, तो यह तो आपको सामान्य परिचय। सबसे पहले हमने जाना उपनाम, उसके बाद जाना हमने अवशेष प्रमाण देखे, उसके बाद विशेषता, और उसके बाद हमने क्या जाना, सामान्य परिचय। अब उसके बाद हमें क्या जानना है, इसके बाद हमें मरुस्थल का अध्ययन करना है। क्या करना है, मरुस्थल का अध्ययन करना है हमें, मरुस्थल का अध्ययन करेंगे। तो मरुस्थल के अध्ययन की दृष्टि से हम बांट लेंगे इसको कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में बांट लेंगे। तो सबसे पहले अपनी हेडिंग क्या हो जाएगी, मरुस्थल का अध्ययन। क्या हो जाएगा, मरुस्थल का अध्ययन, मरुस्थल का अध्ययन। कैसे करेंगे हम लोग मरुस्थल का अध्ययन, उस बात को देखेंगे। सुनो मेरी बात, मरुस्थल का अध्ययन, यह जो बंटवारा है यह जलवायु के आधार पर होगा। किस आधार पर, जलवायु के आधार पर होगा, शुष्क और अर्धशुष्क। और उसके बाद में आप लोगों से बोलूं कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का वर्गीकरण आप 2 पार्ट में करोगे, बालुका स्तूप युक्त और बालुका स्तूप। वह आप किस आधार पे करोगे, तो रेत की प्रधानता के आधार, रेत या बालू की प्रधानता के। यह काफी गहन बात है भाई साहब, ठीक है। हाँ, तो मरुस्थल का अध्ययन करना, हमें क्या करना है, मरुस्थल का अध्ययन करना है। मरुस्थल के अध्ययन में आप लोगों को कितने भाग मिल जाएंगे अध्ययन की दृष्टि से, बोलो 2 भाग। कितने भाग, 2 भाग हो जाएंगे कि नहीं, बोलो 2 भाग। कौन कौन से हो जाएंगे कि गुरुजी, एक तो हो जाएगा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और एक कौन सा हो जाएगा, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। एक तो हो जाएगा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक हो जाएगा आपका अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। क्लियर है क्या बात, बोलो। हाँ, तो इस बात को लिख देते हैं। नंबर 1 पर क्या आ जाएगा, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और नंबर 2 पर क्या आ जाएगा, बोलो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। क्लियर है क्या बात, बोलो। हाँ, तो नंबर 1 में बात करूं तो नंबर 1 पर क्या आ जाएगा, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। क्लियर है बात, बोलो। और नंबर 2 पर क्या आ जाएगा, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। किस आधार पर वर्गीकरण किया हमने, यह जलवायु के आधार पर, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। क्लियर है बात, बोलो। हाँ, आधार अपना कौन सा है, यह बांटने का आधार कौन सा है, बोलो जलवायु। क्या है आधार, जलवायु के आधार पर हमने यह क्या किया है, मरुस्थल का वर्गीकरण किया है। क्या किया है, मरुस्थल का वर्गीकरण किया है। उसके बाद आप लोगों को पुनः याद रखना है
कि रेत की प्रधानता के आधार पर, किस आधार पर, रेत की प्रधानता के आधार पर हम लोग जो आपका शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसको कितने भाग में डिवाइड करेंगे, बोलो, 2 भाग में। कितने भाग में, 2 भाग में। 2 भाग कौन कौन से होंगे, बोलो, एक होगा बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और एक कौन सा हो जाएगा, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। क्लियर है क्या बात, बोलो, सारी बातें क्लियर हो रही हैं क्या कि नहीं हो रही, हो गई? हाँ आज गला खराब हो गया है। इसका क्या नाम है, क्या बोलते हैं, ये आगे आगे जो बैठी है, खुशी नाम है इसका, इसी ने बीमार करवाया है ना। ठंडा पानी नहीं, कल बोल रही थी टेबलेट लेने के लिए, वैसे ही है ना, तो इसलिए आज टेबलेट। हाँ तो आप लोगों को याद रखना है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हमें कितने पार्ट में डिवाइड कर लेना है, 2 पार्ट में, जिनमें नंबर 1 कौन सा हो जाएगा, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। और नंबर 2 पर कौन सा आ जाएगा, बोलो, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। क्लियर है बात, बोलो, मुक्त प्रदेश। और मैं आप लोगों से बात करूं, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में डिवाइड करेंगे कि नहीं, बोलो, हाँ 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे गुरुजी। वह 4 भाग कौन कौन से, कि गुरुजी नंबर 1 बात करते हैं तो नंबर 1 पर कौन सा आ जाएगा, घग्गर बेसिन। कौन सा है, घग्गर बेसिन। और नंबर 2 पर कौन सा, बोलो, नंबर 2 पर शेखावाटी बेसिन। कौन सा, शेखावाटी बेसिन हो जाएगा। और नंबर 3 की बात करूं तो बोलो, नागौरी उच्च भूमि। कौन सा है, नागौरी उच्च भूमि। और नंबर 4 की बात करें तो बोलो, नागौरी उच्च भूमि। और नंबर 4 पर कौन सा, बोलो, लूणी बेसिन। नंबर 4 पर कौन सा है, लूणी बेसिन। नंबर 4 पर कौन सा है, लूणी बेसिन। क्लियर है ये बात, पहले से ही जानते हो, लेकिन नई बात क्या सीखनी है उस बात को सुनिए। यदि मैं मानता हूं कि जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वह 100% है, कितना है, 100% है, इसमें से कितना प्रतिशत बालुका स्तूप युक्त प्रदेश होगा और कितना प्रतिशत आपका बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश होगा। क्लियर है बात, बोलो। ये बीच में क्या बोला था मैंने अभी, बोला क्या था मैंने अभी, क्या समझाया था, इन लोगों को पूछना कि प्रकार ही बोला था क्या, रेगुलर विशेष रूप से मैं किसी को मना नहीं करूंगा भाई बातें करने की, है ना, ध्यान इधर रखा करो। मैंने बोला कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को यदि 100% माना जाता है तो उसमें से कितना प्रतिशत आपका बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है, कितना प्रतिशत आपका बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, यही तो जानना है। मैं बोलो, हाँ तो आपको याद रखना है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है आपका 58.50%। कितना है, 58.50 या 5 भी मिल जाए कहीं, कोई दिक्कत नहीं लेनी है। और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की मैं आपसे बात करूं तो 100 में से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, कि 41.50% आ जाएगा कि नहीं, बोलो, हाँ इतना ही आएगा। घटा के 100 में से 58.5 को घटाओ, कितना बच जाएगा, 41.50। क्लियर है क्या बात, बोलो, क्लियर है, लिख लो तो इसे जल्दी से नोट करो, कर लिया।
हाँ, अब हम एक एक को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा में क्या याद रखना है आपको? चर्चा में याद रखना है, नंबर 1 पॉइंट डालिएगा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। क्या डालोगे? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। जल्दी से डाल लो, है ना। चले? हाँ, लिख लिया होगा। अपनी अगली हेडिंग है, वह हेडिंग क्या आ जाएगी? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। कौन सी हेडिंग आ जाएगी? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो हेडिंग डाल लेंगे अपनी, हम जिस प्रदेश को पढ़ना चाह रहे हैं, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। नाम से ही पता चल रहा होगा, चल रहा है कि नहीं बोलो? हाँ, कितना प्रतिशत बताया था अभी मैंने? 58.50%। हाँ, इसके बारे में जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए एक लाइन लिखा दो, है ना। जिन्होंने पहले ज्योग्राफी पढ़ रखा है वो तो लोग जानते हैं। इसमें लिखो, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में रेत के टीले, रेत के टीले, रेत के टीले पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। उन्हें बालू का स्तूप कहते हैं, उन्हें बालू का स्तूप कहते हैं। क्लियर है बात? बोलो। जो आपके इस क्षेत्र में रेत के विशाल टीले आपको दिखेंगे उनको क्या संज्ञा देंगे? बालू का स्तूप की देंगे कि नहीं बोलो? हाँ, क्लियर है बात? हाँ, आ जाओ इधर अब सीखने के लिए। मैं आपसे बात करूं कि आपका जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, आप लोगों को पता चल गया कि गुरुजी इसमें हमें देखने को मिलेंगे रेत के बड़े बड़े टीले। क्या मिलेंगे? रेत के बड़े बड़े टीले मिलेंगे कि नहीं बोलो? और रेत के बड़े बड़े टीलों को गुरुजी किस नाम से जानते हैं? बालू का स्तूप। किस नाम से? बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं कि नहीं बोलो? क्लियर है बात? हाँ, एक शब्द हमें क्या मिल गया? बालू का स्तूप। क्या शब्द मिल गया? बालू का स्तूप शब्द मिल गया। अब मेरी बात विशेष रूप से सुनना, थोड़ा हम डीपली जाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे कि राजस्थान में जो आपके बालू का स्तूप मिलते हैं उनका सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, है ना। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम? सर्वप्रथम बालू का स्तूपों का वर्गीकरण। ठीक है, चले तो। हाँ, अगली बात हमें जाननी है क्या इसमें कि सर्वप्रथम बालू का स्तूपों का वर्गीकरण, बालू का स्तूपों का वर्गीकरण, बालू का स्तूपों का वर्गीकरण कि किसने बताया कि रेत के टीले ऐसे मिलेंगे तो इनको ये नाम देंगे, ऐसे मिलेंगे तो ये नाम देंगे। तो एक व्यक्ति है भाई साहब, व्यक्ति का नाम क्या है? व्यक्ति का नाम है बैगनोल्ड। क्या नाम है? बैगनोल्ड महोदय। बैगनोल्ड महोदय के द्वारा 1935 में सर्वप्रथम आपके वर्गीकरण किया जाता है। किसका वर्गीकरण? बालू का स्तूपों का। और यह बालू का स्तूपों का सर्वप्रथम वर्गीकरण का श्रेय किसको दिया आपने? बैगनोल्ड महोदय को दिया। बैगनोल्ड महोदय भाई साहब 2 प्रकार के बालू का स्तूप बताते। कितने प्रकार के बोलो? 2 प्रकार के, जिनमें मैं बात करूं तो नंबर 1 यह बोलते हैं बरखान। क्या बोलते हैं? बरखान। सारी बातें आ जाएंगी आगे ना। नंबर 2 में बात करूं तो यह एक अगला प्रकार बताते हैं अनुप्रस्थ। क्या बताते हैं? अनुप्रस्थ। 2 ही प्रकार
ये बालुका स्तूप बताते आपके कौन? बैगनोल्ड महोदय। कब वर्गीकरण करते हैं? 1935 में। सर्वप्रथम बालुका स्तूपों को बांटने का श्रेय किसको जाता है? बैगनोल्ड महोदय को। किसको जाता है? बैगनोल्ड महोदय को। इनके बाद में भाई साहब एक व्यक्ति आते हैं, इनके बाद में एक व्यक्ति आते हैं, वर्ष रहता है 1941। कौन सा वर्ष? 1941 के वर्ष में एक व्यक्ति आते हैं, वह करते हैं आपके पुनः बालुका स्तूपों का वर्गीकरण। इनके द्वारा तो सर्वप्रथम किया गया 1935 में। इसके बाद में कौन आ रहा है भाई साहब? 1941 में आ रहे हैं हैकी महोदय। क्या नाम है? हैकी महोदय। तो अगली बात हम क्या याद रखेंगे? हैकी के द्वारा। किसके द्वारा? हैकी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? हैकी के द्वारा किया जाएगा क्या? बालुका स्तूपों का वर्गीकरण। और वर्गीकरण में आप लोगों को याद रखना है कि हैकी महोदय राजस्थान में बालुका स्तूपों के 3 प्रकार बताते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार बताते हैं। कौन कौन से उनको सुन लो। 3 प्रकार आपके कौन कौन से हैं? नंबर 1 में बात करूं तो नंबर 1 वही बोलते हैं भाई साहब, ये लोग भी क्या? बरखान। क्या बोलते हैं? बरखान। और नंबर 2 पर आपको याद रखना है वही क्या? अनुप्रस्थ। क्या याद रखना है? अनुप्रस्थ। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बढ़ा रहे हैं, उसका नाम क्या है? अनुदैर्ध्य। क्या नाम है? अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। तो वर्ष 1941 में हैकी महोदय के द्वारा बालुका स्तूपों के कितने प्रकार बताए गए? 3 प्रकार। कौन कौन से? बरखान, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। क्लियर है? क्या बात बोलो? हाँ, लेकिन हमें जो वर्तमान में पढ़ना है वह किया गया भाई साहब किसके द्वारा? मैकी महोदय के द्वारा। किसके द्वारा? मैकी महोदय के द्वारा। कब किया जाएगा? 1979, 1979। ठीक है। हाँ, तो इसके बाद में आप लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है? कि अगला एक वर्ष आएगा गुरुजी, क्या बोलते हो इसको? अपनी भाषा में बोल के बताओ भाई। 79। चलो तो ठीक ही बोलते हैं हमारी साइड वाला। इस समय आपके वर्गीकरण या प्रकार कौन बता रहे हैं? कि गुरुजी पहले तो हैकी महोदय थे, अब कौन है? मैकी महोदय। अब कौन है? मैकी महोदय आपके बालुका स्तूपों के कितने प्रकार बताते हैं? 8 प्रकार। कितने प्रकार? 8 प्रकार बताते हैं। किसके? यह बालुका स्तूपों के। किसके? बालुका स्तूपों के। और यही इन्हीं 8 प्रकारों को लेकर हमें चर्चा करनी। ठीक है। तो नंबर 3 को तो पहले इन्हीं को लिख लेते हैं भाई। 3 हमें याद है, 5 ही लेके आना नया। तो 3 को सुनिए। नंबर 1 मैं इन्हीं के प्रकार लिखा रहा हूं, है ना? तो नंबर 1 पर कौन सा है? बरखान बालुका स्तूप। नंबर 2 पर कौन सा है? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। और नंबर 3 पर कौन सा है बोलो? अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। मैं बात करूं नंबर 4। नंबर 4 पर याद रखोगे आप सब्र काफी। नंबर 4 पर कौन सा? सब्र काफी। नंबर में 5 को लेकर बात करूं तो पैराबोलिक। नंबर 5 पर क्या है? पैराबोलिक। क्लियर है? बात बोलो। नंबर 6 को लेकर बात करूं मैं, नंबर 6 पर आ जाएगा आपका तारा बालुका स्तूप। कौन सा? तारा बालुका स्तूप। और नंबर 7 को लेकर मैं आप लोगों से बात करूं तो नंबर 7 पर कौन सा आ जाएगा आपका? नेटवर्क बालुका स्तूप। कौन सा? नेटवर्क बालुका स्तूप। और नंबर 8वां कमेंट करो, चलो जल्दी। नंबर 8 पर कौन सा आएगा? क्या हुआ? वे बालुका स्तूप पवन की गति के कारण रेत में या रेत एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर किसी पहाड़ से टकरा जाए, है ना? गतिशील नहीं, वो तो विशेषता है ना? विशेषता।
हाँ, किसी पहाड़ पर्वत आने के कारण कोई हमें अवरोध मिल जाए, उनको बोलते हैं अवरोधी बालुका स्तूप। क्लियर है बात? अभी चर्चा करेंगे इनकी एक एक को लेकर। अवरोधी बालुका स्तूप कितने प्रकार बताए? 8 प्रकार। किसके द्वारा? मैकी महोदय के द्वारा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। क्लियर है बात? बोलो। हाँ, तो यह हमने चर्चा की किसको लेकर? बालुका स्तूपों की आपके जो वर्गीकरण था। ठीक है, चलें तो आगे चलें। अब एक एक को लेकर इन्हीं के बारे में पहले चर्चा कर लें, है ना? हाँ, तो नंबर 1 आप डालिएगा अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। नंबर 1 पर कौन सा डालोगे? अनुदैर्ध्य। लिख लिया? ये आगे ले लिया मैंने? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? रह तो नहीं गया किसी का? नहीं रहा है? और वैसे ठीक हो आप? हाँ, कौन सा है पहला हमारे पास? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य बालुका। सुनो भाई, अनुदैर्ध्य ऐसे भी लिखा मिल जाए, घबराना नहीं है। ठीक है, टेंशन? हाँ, टेंशन तो कभी लेते ही नहीं गुरुजी हम। कौन सा है बोलो? अनुदैर्ध्य बालुका। लिखो इसमें, जब जब हवा के समांतर, हवा के समांतर, हवा के समांतर बनने वाले, बनने वाली, बनने वाली हवा के समांतर, उसी गति, वो क्या बोलते, उसी दिशा में बनने वाली आकृति, या रेत की आकृति या बालुका स्तूप, ऐसे भी लिख सकते उसको कि हवा के समांतर। किसके? हवा के समांतर, हवा के समांतर बनने वाले बालुका स्तूप। हाँ, आकृति भी वही बनेगी, रेत की आकृति। कोई तो बालुका स्तूप बोल रहे थे अभी, रेत के टीलों को बनने वाले बालुका स्तूप क्या कहलाते हैं आपके? अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप कहलाते हैं। क्लियर है बात? बोलो। हवा के समांतर बनने वाले बालुका स्तूप कैसे होंगे बोलो? अनुदैर्ध्य होंगे। जैसे मैं आकृति आपके लिए बनाऊं, थोड़ा रफली इधर देख लो। रफली क्या, क्लियरली ये देख लेते हैं, नीचे नीचे बना लेते हैं, ऊपर लिख लेंगे बातों को। यह भाई साहब हवा चल रही है आपकी किस दिशा में गुरुजी? पश्चिम से पूर्व के दिशा में। इधर कौन सा है भाई साहब? पश्चिम में। और इधर हवा चल रही है। हवा के समांतर रेत के टीलों का जो निर्माण हो रहा है वह क्या है भाई साहब? अनुदैर्ध्य। यह रेत के टीले क्या कहलाएंगे बोलो? अनुदैर्ध्य कहलाएंगे कि नहीं बोलो? यह रेत के टीले आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं इनको क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। क्लियर है बात? बोलो। और मुझे ये बताओ, मैंने यह आपके लिए एक आकृति ड्रॉ की है, यह आपको एक रेखा में दिखाई दे रही है क्या बोलो? रेखा में दिखाई दे रही है कि नहीं? तो इन्हीं लिए इनका दूसरा नाम या उपनाम हो जाता है रेखीय बालुका स्तूप। हमने बोला कि हवा के समांतर बनने वाले बालुका स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। तो हम इनको यह भी तो बोलते हैं कि पवनामुखी बालुका स्तूप। पवन के अनुसार, पवन की दिशा में बनने वाले कैसे कहलाएंगे भाई साहब? क्लियर है बात? बोलो। हाँ, तो इनके उपनाम लिख दूं बोलो ऊपर? हाँ, अगली बात क्या याद रख लोगे आप? उपनाम। क्या याद रखोगे? उपनाम। उपनाम में क्या याद रख लोगे? उपनाम में याद रख लोगे एक तो रेखीय बालुका स्तूप। क्या याद रख लोगे? रेखीय बालुका स्तूप। क्लियर है बात? बोलो।
रेखीय बालुका स्तूप। और नंबर 2 की मैं बात करूं तो क्या बोल दोगे इनको? पवनामुखी बालुका स्तूप। क्लियर है बात? बोलो पवनामुखी बालुका। मैं बात करूं कि अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप सर्वाधिक कहाँ बनते हैं? मैं बात किसको लेकर करना चाह रहा हूं अगले, कि सर्वाधिक किसको लेकर? यह हमें सर्वाधिक राजस्थान में कहां पर देखने को मिलेंगे? तो एक बार बताओ मुझे, सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे आपको अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप? तो आपका आंसर जाएगा क्या? जैसलमेर और बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, तो सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलेंगे? एक जिला तो हो जाएगा आपका कौन सा? जैसलमेर। और एक कौन सा हो जाएगा बोलो? बीकानेर। क्लियर है बात? बोलो। यही बातें हमें जाननी थी, यही बातें हमें जाननी थी। और यह आपकी क्या हो गई भाई साहब? आकृति हो गई। क्या हो गई? आकृति हो गई कि नहीं? बोलो। तो आकृति हमें दिख रही है कि नहीं? आकृति, आकृति कौन सी है? ये वाली आकृति। आकृति कौन सी है? ये वाली। जाएगी कि नहीं? बोलो। हाँ, अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, पहला बालुका स्तूप पढ़ रहे हैं हम। हवा के समांतर, हवा की दिशा में भाई साहब, समांतर का मतलब क्या होता है? उसी दिशा में बनने वाले बालुका स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। उपनाम क्या क्या हो जाएंगे? रेखीय बालुका स्तूप भी बोलते हैं इनको, और पवनामुखी बालुका स्तूप भी कहते हैं। हमें सर्वाधिक यह देखने को कहाँ मिलेंगे? जैसलमेर और बीकानेर। आकृति आप लोगों ने देख ली, कोई दिक्कत नहीं है? तो चले आगे, लिख लिया हो तो बोलो। हाँ, नंबर 2 नहीं लिखा अभी? चलो लिख लो। लिख लिया? हाँ, नंबर 2 पर आ जाएगा आपका अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। चले? हाँ, अगला आपका कौन सा आ जाएगा? बोलो। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। तो हेडिंग आप डाल दो। अगला प्रकार है बालुका स्तूपों का कौन सा? अनुप्रस्थ बालुका। क्लियर है बात? बोलो। हाँ, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। इसमें जानना क्या है गुरुजी हमें? सबसे पहली बात यह जाननी है कि जब रेत का जमाव भाई साहब, जब रेत का जमाव समकोण पर हो, सीधी भाषा में इतना ही याद रखना, परिभाषा भी लिखा रहा हूं, लेकिन इतना याद रखना, जब रेत या मिट्टी के कणों का जमाव, जब रेत या मिट्टी के कणों का जमाव समकोण पर होता है, उसे क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप बोलते हैं। क्लियर है बात? बोलो। चले तो आगे चले। हाँ, तो लिख दो इसमें, जब मिट्टी के कणों का जमाव जब मिट्टी के कणों का जमाव, मिट्टी के कणों का जमाव पवन के समकोण पर होता हो, समकोण पर हो, उनको क्या बोलते हैं? उनको अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहते हैं। क्लियर है बात? आकृति देख लो तो सबसे पहले, यह मैंने आपका समकोण बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्या? पढ़ते आ रहे हैं गुरुजी। समकोण एक सीधी रेखा होगी, क्या होगी? अब इधर से भाई साहब रेत आया, क्या आया? रेत। आपका यह रेत का हो गया क्या? जमाव। क्या हो गया? जमाव। यह आकृति आपकी
यह बालुका स्तूप का कौन सा प्रकार कहलाएगा? बोलो, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। कौन सा है? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। क्लियर है क्या बात? बोलो। हाँ, यह आपकी क्या हो जाएगी? आकृति। एक विशेष बात और सुन लो। वो विशेष बात क्या है? वो विशेष बात है आपके लिए कि नोट लगाकर आपको याद रखनी है कि अनुप्रस्थ का बड़ा रूप बरखान कहलाता है। अनुप्रस्थ का बड़ा रूप। अब बड़ा रूप कैसे भाई साहब? आप लोगों को पता है कि बरखान की आकृति गुरुजी अर्धचंद्राकार होती है। कैसी होती है? याद करो बचपन में भाई साहब स्कूल में क्या बोलते हैं? इधर बोलते होंगे उसको पैमाना होता है, पैमाने के साथ चंदा बोलते हैं। उसमें आपने देखा होगा कोण भाई साहब 180। कितना होता है? 180 होता है कि नहीं? एक पूरे गोले का होता है 360 सर्कल का, उसका आधा ही तो होता है वो, तो 180। और हम बात कर रहे हैं किसकी भाई साहब? यहाँ समकोण 90 की बात कर रहे हैं। तो इनका बड़ा रूप क्या कहलाएगा? बरखान कहलाएगा। इनका बड़ा रूप क्या कहलाएगा? कैसे कहलाएगा बड़ा रूप? अब यह रेखा आपको दिखाई दे रही है, क्या दे रही है? यह वाली रेखा, इसी से तो आप पहचान कर रहे हो यह कैसा बालुका स्तूप है? अनुप्रस्थ। यह भाई साहब इधर बढ़ती जाए रेत के टीलों का जवाब, यह रेखा सीधी सी हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए? सीधी, तो हो जाएगा बरखान, क्योंकि यह आकृति फिर ऐसी हो जाएगी। होगी कि नहीं? बोलो, यही तो बरखान है। ठीक है? हाँ, तो एक बात ये याद रख लोगे। इसके बाद में हमें याद रखना है कि हमें यह सर्वाधिक देखने को कहाँ मिलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर एक नोट लगाकर बात जो याद रखनी है उसको नोट कर लेते हैं पहले। नोट, अनुप्रस्थ का बड़ा रूप अनुप्रस्थ का बड़ा रूप अनुप्रस्थ का बड़ा रूप बरखान कहलाता है। बरखान कहलाता है। अनुप्रस्थ का बड़ा रूप क्या कहलाता है? बरखान कहलाता है। मैं अगली बात करूं कि सर्वाधिक आपको जो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है, कौन से? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है, यह राजस्थान में कहाँ देखने को मिलेंगे? तो इसमें कुछ स्थान है इंपॉर्टेंट, उनको याद रख लेना। जैसे आपको पता है कि गंगानगर का सूरतगढ़ पूछ ले, है ना? एक स्थान कौन सा हो जाता है? गंगानगर का सूरतगढ़ हो जाता है। अनूपगढ़ में भी यह मिलते हैं मिलने को, तो है ना? सूरतगढ़ हुआ, अनूपगढ़ हुआ। हनुमानगढ़ में जो आपको एक स्थान मिलेगा वह इंपॉर्टेंट है, वह याद रखना है, रावतसर। क्या नाम है? रावतसर। बीकानेर को याद रख लेना आप। चूरू में भी देखने को यह मिलेंगे। चूरू के अलावा झुंझुनू में भी इनकी आकृति ऐसे रेत के टीले आपको मिलेंगे। तो सर्वाधिक में याद रखना है, सर्वाधिक में आपको याद रखना है कि गंगानगर का कौन सा क्षेत्र? बोलो, सूरतगढ़ और अनूपगढ़। एक स्थान तो आपका कौन सा है? सूरतगढ़। कौन सा है? सूरतगढ़। और एक स्थान कौन सा है? अनूपगढ़। क्लियर है बात? बोलो। हाँ, उसके बाद आपको एक डिस्ट्रिक्ट है, वह डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, कौन सा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का एक स्थान है, कहाँ का? रावतसर। क्या नाम है? रावतसर। उसके बाद आप जिला याद रख लोगे कि गुरुजी बीकानेर में भी हमें मिलेगा, चूरू में भी हमें यह आकृति मिल जाएंगी, झुंझुनू में भी आकृति मिल जाएंगी। क्लियर है बात? बोलो, चूरू और झुंझुनू। ठीक है? और आकृति तो आप लोगों ने पहले ही समझ ली कि आकृति क्या होगी। तो आकृति हम लोगों को दिखाई दे रही है, क्या? बोलो, दे रही है। क्लियर है बात? बोलो। हाँ, अगला हमने बालुका स्तूपों का प्रकार पढ़ा, वो प्रकार कौन सा? अनुप्रस्थ
बालुका स्तूप। जब मिट्टी के कणों का जमाव हवा के समकोण पर हो, जब मिट्टी के कणों का जमाव हवा के समकोण पर हो तो बनने वाली आकृति अनुप्रस्थ कहलाएगी। और अनुप्रस्थ का बड़ा रूप क्या कहलाता है? बरखान कहलाता है। क्या कहलाता है? बरखान कहलाता है। और मैं बात करूं कि सर्वाधिक, यह हमें कहाँ मिलेंगे कि गुरुजी सर्वाधिक में फेमस स्थान है सूरतगढ़। जो स्थान है कहाँ का? गंगानगर का। और एक स्थान और आता है गुरुजी, वह कौन सा? अनूपगढ़। और एक स्थान हनुमानगढ़ का भी फेमस है, उसका नाम क्या है? रावतसर। क्या नाम है? रावतसर। और 2-3 जिले और हमें याद रखने हैं, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू। तीनों याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रकार और पढ़ ले आज की क्लास में। हाँ, तो नंबर 3 लिखो, बरखान बालुका स्तूप। कौन सा है? बरखान बालुका स्तूप। चलें आगे। हाँ, अगला प्रकार आपको लिखना है। अगला प्रकार कौन सा हो जाएगा? बरखान बालुका स्तूप। कई बार परीक्षा में इनकी आकृति को लेकर पूछा गया है ना। हाँ, तो अगला अपना प्रकार है बालुका स्तूपों का, उसका नाम बरखान बालुका स्तूप। क्लियर है बात? बोलो। बरखान बालुका स्तूप हैं जो आपके, इनकी आकृति कैसी होती है कि गुरुजी यह अर्धचंद्राकार होते हैं। कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार होते हैं। ठीक है। हाँ, तो लिख दो इसमें, ये अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप होते हैं। ये अर्धचंद्राकार, ये अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप होते हैं। बालुका स्तूप होते। क्लियर है बात? बोलो। यह कैसे बालुका स्तूप होंगे? अर्धचंद्राकार होंगे। कैसे होंगे? अर्धचंद्राकार होंगे। और इनकी ऊंचाई भी पूछी गई है एक परीक्षा कि अधिकतम हाइट कितनी हो सकती है एक बरखान बालुका स्तूप की। तो आपको याद रखना है कि गुरुजी 10 से 20 मीटर हो सकती है। अधिकतम ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक हो सकती है। ठीक है। तो अगली बात क्या याद रख लोगे? ऊंचाई। क्या याद रखोगे? ऊंचाई कितनी हो सकती है? 10 से 20 मीटर ऊंचाई में याद रखोगे, 10 से 20 मीटर। क्लियर है बात? बोलो। 10 से 20 मीटर हो सकते हैं भाई साहब ये ऊंचे। 10 से 20 मीटर लिख लिया। हाँ, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के वे कौन से बालुका स्तूप हैं जो सर्वाधिक गतिशील होते हैं? राजस्थान के वे कौन से बालुका स्तूप हैं जो सर्वाधिक गतिशील होते हैं? और भाई साहब, जो गतिशील होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो किसी ना किसी प्रकार की तो हानि करेंगे। करेंगे कि नहीं? तो सर्वाधिक नुकसानदेह पूछा जाए या सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप पूछा जाए तो क्या याद रखोगे? बरखा। क्या याद रखोगे? बरखा। क्लियर है बात? बोलो। हाँ, तो तीसरी बात आपको याद रखनी है, वो बात क्या हो जाएगी आपकी? सर्वाधिक गतिशील। जो सर्वाधिक गतिशील है भाई साहब, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है ना, सर्वाधिक गतिशील व सर्वाधिक नुकसानदेह, सर्वाधिक हानिप्रद भी कह सकते की बात है ना, सर्वाधिक नुकसानदेह, हानिप्रद भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, तो सर्वाधिक गतिशील व सर्वाधिक नुकसानदेह न रह गया इसमें से। आपने तो बोला नहीं, मुझे ही दिखा है ना, नुकसानदेह।
तो सर्वाधिक गतिशील राजस्थान में कौन से बालू का स्तूप मिलेंगे? बरखान। और सर्वाधिक आपको नुकसानदेह अभी कौन से हो जाएंगे? यही हो जाएंगे। क्या बोलो? क्लियर है बात? बोलो। ठीक है, चले आगे। अधिक कहाँ मिलेंगी हमें ये? अधिक कहाँ मिलेंगे? तो सर्वाधिक की बात होगी। किसकी बात होगी? सर्वाधिक। यह आकृति हमें रेत के टीलों की भाई साहब अर्धचंद्राकार, कौन सी? अर्धचंद्राकार आकृति मिलेगी हमें। एक तो सर्वाधिक मिलेगी शेखावाटी क्षेत्र में। कहाँ पर? शेखावाटी क्षेत्र में। जानते होंगे शेखावाटी क्षेत्र तो? शेखावाटी क्षेत्र में और जैसलमेर जिले में। कहाँ पर? जैसलमेर जिले में। जैसलमेर। हाँ, एक आपसे परिभाषा पूछ ले। हमने ये तो देख लिया कि ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते। आपसे पूछ ले, वो घुमाना चाह रहा है थोड़ा सा, वैसे आप घूमोगे नहीं। जब मिट्टी या मृदा के कणों का जमाव अर्धचंद्राकार रूप में होता है तो वो बालू का स्तूप कौन से? दे दोगे आंसर, उस बात को लिखाना नहीं है ना? हाँ, तो चले आगे। आकृति तो बना ले। हाँ, तो अगली बात आप याद रखो आकृति को लेकर। किसको लेकर? आकृति कैसी मिलेगी? आकृति। आकृति कैसी मिलेगी? कि गुरुजी ऐसे मिलेगी। क्लियर है बात? बोलो। यह क्या है आपकी? अर्धचंद्राकार सी लग रही है क्या तुम्हें? लग रही है पूरी तरह से? क्या पूरी तरह से लग रही है गुरुजी? कोई दिक्कत नहीं है, मानना नहीं है जबरदस्ती ना। यह आपकी जो आकृति दिख रही है, यह लगभग रेत के टीले ऐसे ही बनेंगे, पैमाने में नहीं बनेंगे। पहली बात तो यह है। आप सोचेंगे गुरुजी इसको पूरा आधा गोला बनाओ, कभी रेत ऐसा नहीं मिलेगा, है ना भाई? आप बोले कि गुरुजी इस लाइन को सीधा करो, इसको भी। रेत का टीला, उसमें लाइन कोई सीधी करने जाएगा? क्यों भाई? हाँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं लेनी, आपको यही याद रखना है। आपने देखी इसकी ऊंचाई कितनी मिलती है, और चौड़ाई भी बता दूं क्या? बता दो। हाँ, तो चौड़ाई इनकी मिलेगी। अगली बात याद रख लेना आप, चौड़ाई। क्या याद रख लोगे? चौड़ाई 100 से 200। 100 से 200 क्या लिखना है? बोलो। मीटर? सेंटीमीटर? मीटर लिख लो, खूब बड़े मिलते हैं भाई साहब। कंप्लीट थोड़ी जाएगा ना, जाते हैं। आवाज चलती है, पढ़ेंगे। अभी क्या है, जलवायु पढ़ेंगे, जब देखना भगुल्य आएगा, बवंडर आएगा। क्यों भाई? राजस्थान में घूमेंगे तुम ना, पहले उसी को, जलवायु को पढ़ेंगे, पीछे लाएंगे पानी वाला, तो अपवाह तंत्र पीछे बढ़ेंगे। ठीक है? हाँ, आज के लिए काफी। इसके बाद हम आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे राजस्थान का भूगोल को लेकर, है ना? धन्यवाद।